जो लास्ट क्लास में हमने लाइन का स्लोप निकालना और एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना बच्चों सीखा था। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला था बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। हमने इस फॉर्मूले से कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम इससे कुछ थोड़े क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे आज से हम शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना। तो आइए देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ द अदर लाइन। अब ये टेंजेंट को समझिएगा क्या है जी। आपको हमने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, ये जो टेन होता है टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। तो इसमें क्या कहा गया भाई, एक लाइन है उसका जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है और उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम, उसका टेंजेंट मतलब टेन थीटा, जो टेन थीटा है उसका वैल्यू 1/3 है। तो देखिएगा क्या कहानी बनेगी बच्चों। तो उसमें हम स्लोप लेट कर लेते हैं कि भाई एक स्लोप होगा m और दूसरा स्लोप होगा 2m। एक स्लोप को ले लीजिए आप m और एक को 2m। अरे कहा ना स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप 2m होगा। मान लेते हैं कि ये आपका m2 हो गया और ये m1 हो गया, या इसको m1 या इसको m2 मान लो। और टेन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है आपको, टेन थीटा आपको गिवन है 1/3। आप क्या करेंगे बच्चों, अरे करना क्या रे, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सो 1/3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। तो भाई देखो ये इधर देखो, ये राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ऊपर तो है m और नीचे हो गया 1 प्लस 2m स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू 1/3। अब भाई बच्चों मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड हटाने से आएगा प्लस माइनस, मॉड हटाने से आएगा बच्चों प्लस माइनस का साइन। तो मॉड हटा दो भाई। सो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 और दूसरे केस में m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और m के कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये बन गया 3m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। So 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0। अब इसके बच्चों फैक्टर कर लेंगे आप। तो फैक्टर क्या बनने वाले हैं देखो, 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो m का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 और 1/2। m का वैल्यू आ गया 1 और 1/2। आप बच्चों दूसरे वाली इक्वेशन से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या बनेगा 3m इज इक्वल टू, या माइनस भी इधर ले आओ, -3m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। सबको एक साइड ले जाओ। सो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे भी 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों m का वैल्यू आ गया यहाँ से -1 और -1/2। तो ये वैल्यू बच्चों आ गए हैं। तो इसमें पूछा था फाइंड स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो जो दूसरी लाइन है उसके स्लोप हो सकते हैं। दूसरी लाइन का स्लोप हमने क्या माना था, m ही तो माना था भाई। जो पहली लाइन का स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का डबल था, तो दूसरी लाइन का स्लोप ने m माना था, पहले वाले का 2m। तो m के वैल्यू आ गए 1, 1/2, -1 और -1/2 बच्चों। आओ बच्चों एक और ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे भी। क्वेश्चन में कहा है फाइंड स्लोप
find slope of line which makes angle 45 degree with the line whose slope is, फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा बच्चों √3। आपको उस लाइन का स्लोप बच्चों बताना है जो √3 स्लोप वाली लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती है। उस लाइन का स्लोप बताएंगे जो √3 स्लोप वाली लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती है बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल है जी, एक लाइन का स्लोप गिवन है और उनके दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है और दोनों लाइंस के बीच का एंगल आपको गिवन है। तो ऐसे कह सकते हैं भी m1 ले लीजिए आप √3, m2 है जो आपको फाइंड करना है और थीटा का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। तो भी tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस √3m, यानी m1 की जगह √3 रख दिया, m2 की जगह हमने m रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। थीटा का वैल्यू 45 है तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। सो 1 इक्वल्स टू √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस √3m। अब भाई इसको सॉल्व कर दे। अच्छा मोड भी है। अब मोड हटाएंगे, आप मोड हटाएंगे तो एक बार लेंगे प्लस साइन और एक बार लेंगे बच्चों माइनस साइन। तो एक बनेगा √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस √3m इक्वल्स टू 1 और एक बार -1। √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस √3m इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो √3 माइनस m इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3m। अब भाई m वाले सब एक तरफ कर लो, कांस्टेंट वाले एक तरफ कर लो। तो m वाले उधर ले जाओ आप और कांस्टेंट वाला इधर ले आओ। तो इधर हो गया √3 माइनस 1, उधर m कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1। सो जी m का वैल्यू आ गया है अपना √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यदि इसको आप बच्चों रेशनलाइज कर लोगे तो रेशनलाइज करके ये वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस √3। तो m का वैल्यू आ गया बच्चों 2 माइनस √3। अब इधर से फाइंड कर लेंगे भी। तो इधर से क्या बनेगा रे बच्चों, देखो √3 माइनस m इक्वल्स टू -1 माइनस √3m। आप वही कांस्टेंट वाले एक तरफ और m वाले एक तरफ, तो m वाले इधर ले आते हैं इस बार। सो m इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 माइनस √3। सो m का वैल्यू आ गया बच्चों, माइनस यदि कॉमन ले लेंगे आप तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। और बच्चों इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये माइनस टाइम्स 2 प्लस √3 बच्चों बन गया। तो दो वैल्यू आ गए बच्चों स्लोप के, 2 माइनस √3 और माइनस टाइम्स 2 प्लस √3। अब इसका हम ज्योमेट्रिकली मतलब समझते हैं कि दो वैल्यू क्यों आए हैं और इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी सीखते हैं बच्चों। देखिएगा, देखो जी कहानी क्या है। एक लाइन आपको गिवन है जिसका स्लोप √3 है। तो भाई यदि लाइन का स्लोप बच्चों √3 है तो लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। भाई स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना, और थीटा उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल होता है। तो स्लोप √3 है तो मतलब कि tan थीटा का वैल्यू √3 है तो एक्स एक्सिस से एंगल होगा 60 डिग्री। तो यदि स्लोप बच्चों √3 है लाइन का तो वो लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। अब हमें वो लाइन फाइंड करनी है, उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती हो। भाई इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाने वाली दो लाइनें होंगी। एक इधर को इससे 45 बना ले, ये वाली लाइन देखोगी, ये वाला एंगल हो जाए 45 डिग्री। और एक दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, वो इस साइड को 45 बना दे।
ये वाला बन जाए आपका 45 डिग्री। तो किसी एक लाइन से एक गिवन एंगल बनाने वाली, जैसे जो 45 डिग्री था, 45 डिग्री एंगल बनाने वाली एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाली दो लाइनें होंगी। एक लाइन इधर होगी और एक लाइन इधर होगी। इसलिए हमारे आंसर कितने आए हैं? दो आंसर आए हैं। तो एक इस लाइन का स्लोप आया और एक इस लाइन का स्लोप आया है बच्चों। तो बात क्लियर हुई आपको कि दो आंसर क्यों आए? जैसे आपको हम बार बार समझा रहे हैं, ज्योमेट्री में आपको दोनों चीजों से देखना सीखना है। ज्योमेट्रिकली भी देखना है कि दो वैल्यू आ रही है, तीन वैल्यू आ रही है, तो उसका रीजन क्या है, और उसको थ्योरेटिकली तो सॉल्व करना ही है। कई बार थ्योरेटिकली सॉल्व करके ज़्यादा वैल्यू भी आ जाती है, कम भी आ जाती है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकली उनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि ज्योमेट्रिकली उसका क्या मतलब निकल रहा है। तो भाई बच्चों, जो हमने स्लोप निकाले वो इस लाइन के निकाले और इस लाइन के निकाले। अब हम इसी को निकालने का दूसरा तरीका सीखते हैं। एक बच्चा कहता है सर इसमें कहाँ बड़ी मेहनत करनी है, जब हमें पता है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना रही है और ये उससे 45 बना रही है, तो ये वाला एंगल तो सिर्फ 15 डिग्री बचा। तो ये एंगल तो 15 डिग्री है, तो स्लोप कितना आ गया? स्लोप तो आ गया 10 15, स्लोप आ गया 10 15 डिग्री। और यदि दूसरे वाली लाइन का, आपको इस वाली लाइन का स्लोप देखना है, तो ये टोटल एंगल देख लो, ये 45 था, ये इधर वाला 60 है और ऊपर आ गया 45। 60 प्लस 45 कितना हो गया? 105, 105 हो गया है। बात क्लियर हुई भी? ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो, 60 माइनस 45 और 60 प्लस 45। तो इनके वैल्यू आपको पता ही है, ये हो गया 2 माइनस √3 और ये माइनस टाइम्स 2 प्लस √3। क्लियर बात हुई भी? तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे भी। आइए इसका सेकंड पार्ट और करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में है 1, आपको उस लाइन का स्लोप बताना है जो 1 स्लोप वाली लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती है बच्चों। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू mod of 1 minus m upon 1 plus m। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सो mod of 1 minus m upon 1 plus m is equal to 1। अब बच्चों mod हटाएंगे तो वही प्लस और माइनस साइन लेंगे आप, सो इट्स 1 minus m upon 1 plus m equals to 1 और 1 minus m upon 1 plus m equals to -1। तो भैया जी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 minus m equals to 1 plus m, 1 से 1 तो कट गया जी, तो ये हो गया 0 और m वाले उधर ले जाओ तो 2m, तो 0 equals to 2m। तो यहां से बच्चों m का वैल्यू क्या आ गया है? m का वैल्यू 0 आ गया है बच्चों। आप बच्चों सेकंड वाले केस को सॉल्व करते हैं भाई। यहां से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एम इक्वल्स टू -1 माइनस एम। बच्चा कह रहा है माइनस एम से माइनस एम तो कैंसिल हो गया, इस 1 को इधर ले आया, या ऐसे ही रहने दो, माइनस एम कैंसिल कर दो, तो 1 इक्वल्स टू -1 आ गया है। 1 इक्वल्स टू -1 आ गया। बोला सर 1 इक्वल्स टू -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका मतलब यहां से कोई m का वैल्यू नहीं आया, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां से m का कोई वैल्यू नहीं आया। इसका मतलब कि 1 माइनस एम और -1 माइनस एम कभी इक्वल होंगे ही नहीं, तो m का सिर्फ एक ही वैल्यू आया और वो आया सिर्फ 0। ये थ्योरेटिकली हमने समझा। अब इसी कहानी को हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि क्या वास्तव में एक ही वैल्यू आना था या दो वैल्यू आने थे। भाई जो पहला सवाल हमने किया उससे तो देख के दो वैल्यू लग रहे हैं कि भी कोई भी लाइन होगी उसे गिवन एंगल बनाने वाली दो लाइन आपको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने थ्योरेटिकली सॉल्व किया तो यहाँ तो एक ही वैल्यू मिली, दूसरी वैल्यू मिली ही नहीं। तो हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या वास्तव में एक ही वैल्यू मिलनी थी या दो वैल्यू मिलनी थी। आइए ज्योमेट्रिकली देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं जी। एक एक्स एक्सिस बना दिया और एक वाई एक्सिस बना दिया जी, ठीक है। अब आपको एक लाइन बनानी है जिसका स्लोप 1 है। लाइन आप कहीं से भी पास करने वाली बना सकते हैं, हम ओरिजिन से पास होने वाली बना देते हैं, ठीक है ना। ये मत समझना ओरिजिन से ही पास होना जरूरी है, पास कहीं से भी हो सकती है लाइन। मतलब यहाँ भी जैसे एक हम बना लेते हैं,
ये हमने बना दी ओरिजिन से पास होने वाली जिसका स्लोप 1 है। आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। तो बच्चों यदि इसका स्लोप 1 है रे, यदि इस लाइन का स्लोप 1 है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी 45 डिग्री, और वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी 45 डिग्री। और हमें तो क्या कहा गया है, हमें कहा है उस लाइन का स्लोप बताइए जो इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाती है। साफ साफ दिखाई दे रही है देखो डायग्राम में, एक लाइन तो एक्स एक्सिस है और एक लाइन वाई एक्सिस है। यदि आपने ओरिजिन से पास न कराई, कहीं और से पास कराओगे तो उसमें एक लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरी लाइन आ जाएगी वाई एक्सिस के पैरेलल बच्चों। तो यहां से हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकली यहाँ तो यह दो लाइन आ रही है, एक आ रही है एक्स एक्सिस और एक आ रही है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0 और वाई एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। तो हमारे हिसाब से m की दो वैल्यू आनी चाहिए, एक 0 और एक नॉट डिफाइंड, लेकिन जब उधर सॉल्व किया तो वहां m का एक ही वैल्यू दिखा। उसमें गलत कुछ भी नहीं था। गलती बात क्या है कि जब हम एल्जेब्रिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो नॉट डिफाइंड वैल्यू है उसको हम सॉल्यूशन में काउंट नहीं करते, लेकिन हमारे यहां जब स्लोप की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है तब भी लाइन तो होती है, मतलब ऐसी लाइन पॉसिबल है दुनिया में जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थ्योरेटिकली मतलब आप थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन को तो वहां से नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन को आप काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में हमारे यहाँ स्लोप का वैल्यू नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे इसको कि नॉट डिफाइंड आ रहा है? आइए उसी इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं। जो माइनस वाली इक्वेशन थी ना उसको वापस से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एम इक्वल्स टू -1 माइनस एम। अरे ये तो थी इक्वेशन जिसमें आपने माइनस एम से माइनस एम काट दिया था। हम कह रहे हैं मत काटो यार, माइनस एम से माइनस एम मत काटो, आप ऐसा करो इसको इधर ले आओ। तो इधर है माइनस एम, ये हो जाएगा प्लस एम, और उधर हो गया माइनस का 2। अब काट दें? बच्चे कह रहे सर अब काट दें एम से। मत काटो यार, काटना ही नहीं है। आप ऐसे लिखो एम कॉमन ले लो, -1 प्लस एम इक्वल्स टू -2, और -1 प्लस 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो 0 इंटू एम इज इक्वल टू -2, 0 इंटू एम इक्वल्स टू -2। तो यहां से m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू होगा -2/0, और -2/0 कैसा वैल्यू है? नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो जब भी आप ऐसे स्लोप के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो यदि 0 इंटू एम बराबर -2 आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे m का कोई वैल्यू नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? m का एक वैल्यू आएगा, और वो कौन सा वैल्यू आएगा? नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां से m का एक वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू आ गया बच्चों नॉट डिफाइंड, वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड। तो भैया m के दो वैल्यू आ गए हैं, एक वैल्यू 0 आ चुका था बड़े आराम से, और दूसरा वैल्यू आ गया बच्चों नॉट डिफाइंड। अब बच्चों ये जो बात हमने आपको बताई, आपको लग रहा होगा पूरी आपको समझ में आ गई, लेकिन समस्याएं और कैसी कैसी इसमें आ सकती हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी कोई इक्वेशन आती है m² प्लस m -1 इक्वल्स टू m² माइनस m। इस तरीके की मान लीजिए कोई इक्वेशन आपकी बन रही है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व तो ऐसे करेंगे, बच्चा कहेगा सर m² से m² काट दो। जैसे यहां इसमें m से m काट रहे थे ना, ऐसे यहां कह रहे हो m² से m² काट दो। तो ये वाला और ये वाला सीन एक ही जैसा है। तो अब आपको कंसेप्ट को याद कैसे रखना है भाई, इसमें एक तो एक कंडीशन आपको समझ में आ रही है m² से m² काट दो, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा ना, ऐसे भी तो इसको सॉल्व किया जाएगा। m² को आप एक साइड ले आएंगे तो m² का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वहां से m का एक वैल्यू क्या आ सकता है? नॉट डिफाइंड आ सकता है। तो याद कैसे रखिएगा आप बच्चों, कैसे याद रखना है? यदि m की हाईएस्ट पावर कैंसिल हो जाए तो एक वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। हाईएस्ट पावर कैंसिल हो जाए तो एक वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इससे क्वाड्रेटिक ही तो बनेगा, और वो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? जिसमें m² का कोएफिशिएंट 0 होगा। वैसे वास्तव में क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक के जैसे ही है। तो ये ऐसे बनेगा, देखो 0 m²
-2m - 1 = 0। ये ऐसा एक बना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक के जैसा है। अभी देखिए क्वाड्रेटिक को हम थोड़ा एक्सटेंड करके समझे इस बात को, क्योंकि देखो ये हम अलजेब्रा से थोड़ा ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा में तो नॉट डिफाइंड वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते ना, लेकिन हम यहाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू को कंसीडर करना है, इसलिए उसको थोड़ा एक्सटेंड करके समझो। ये समझो ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक से जब आप m का वैल्यू निकालने जाएंगे तो m का एक फॉर्मूला होता है ना निकालने का, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके अपॉन में क्या आता है, उसके अपॉन में a आता है, और यहाँ a का वैल्यू कितना है, 0 है। वहाँ a का वैल्यू 0 हम क्यों नहीं कंसिडर करते थे, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती थी। और ध्यान रखना ये पढ़ने के बाद भी वहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अलजेब्रा में नॉट डिफाइंड वैल्यू कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो भाई यहाँ यदि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो m का वैल्यू कैसा आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। तो कभी भी यदि m की जो हाईएस्ट पावर है या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाए, या ऐसे कि ये कैलकुलेशन करते समय वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कैंसिल हो जाए, तो वेरिएबल का एक वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। बच्चों लिख लीजिएगा क्या कह रहे हैं अभी, इफ the highest power of variable is cancelled, then one value of the variable is not defined। वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। बात क्लियर हुई। तो यदि कैलकुलेशन करते समय m की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ही कैंसिल हो जाए तो एक वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। इसमें भी और आगे हम समझिए, जैसे मान लीजिए कभी आप ऐसे कर रहे हैं m की पावर 4 प्लस m² इक्वल्स टू m की पावर 4 माइनस m², ऐसा आप कर रहे हैं। अब यहां से देखो m की पावर 4 से m की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब ये देखो इक्वेशन ये 4 डिग्री का आपको लग रहा है, लेकिन m की पावर 4 कैंसिल करते ही फिर कितने डिग्री का बचा, ये 2 डिग्री का बचा। तो जैसी हाईएस्ट पावर कैंसिल हुई तो कितनी डिग्री कम होगी, 2 डिग्री कम होगी। इसका मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स नॉट डिफाइंड वाले। इसमें हाईएस्ट पावर कैंसिल करने से 2 डिग्री कम होगी, 2 डिग्री कम होगी तो 2 इक्वल रूट्स होंगे नॉट डिफाइंड वाले। ये खाली नॉट डिफाइंड वाले की बात करें, बाकी तो बाद में निकाल ही लेंगे आप। तो का सोल्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे, m की पावर 4 से m की पावर 4 कैंसिल कर देंगे और कह देंगे m का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गया। फिर आगे उसको फर्दर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मल आप करते थे बच्चों। तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कैंसिल करने के बाद जितनी डिग्री कम हो जाती है उतनी ही इक्वल वैल्यूज होंगी और वो सब नॉट डिफाइंड होंगी। क्लियर बात हुई बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना। और एक और बात समझो, पूरी कहानी में पूरे मैथ्स में अपने स्लोप ही ऐसा एक टर्म है जो नॉट डिफाइंड होने पे भी डिफाइंड होता है। मतलब इसका स्लोप का जो वैल्यू है वो जब नॉट डिफाइंड आता है तब भी जो लाइन है वो आपका डिफाइंड होता है। बाकी कोई और टर्म नहीं है पूरे मैथ्स में कहीं भी जिसमें ऐसा कुछ सीन बनता है। तो खाली इसी के लिए ही आपको बात याद रखनी है। क्लियर बात हुई बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भी। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर रेशनल पॉइंट्स। रेशनल पॉइंट्स याद है ना भाई, मतलब इसमें जो x और y दोनों होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंगल ऑफ द ट्राइंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। सोच के बताओ बच्चों आंसर। अक्सर बच्चों से जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो सबका एकदम से आंसर आ जाता है 60 डिग्री। बच्चे कहते हैं सर एक ऐसी कॉन्सेप्ट आपने पहले सिखाया था, यदि वर्टिसेस रेशनल पॉइंट्स होते हैं तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होता, और इक्विलेटरल नहीं होगा इसका मतलब उसका एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि भी उसका एंगल क्या नहीं हो सकता। तो यहां से पूछा गया है कि ट्राइंगल का एंगल कितना नहीं हो सकता। यदि आप इक्विलेटरल सोच के बोल रहे हैं तो भी आपका आंसर उस हिसाब से पूरा सही नहीं है,
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। लेकिन यहां तो इसमें पूछने का ये मतलब है कि उसका कोई भी एंगल क्या नहीं हो सकता भाई। 60 डिग्री होने से वो इक्विलेटर थोड़ा ना बन गया। क्या बता, एक एंगल 60 डिग्री हो बाकी 60 ना हो तो वो इक्विलेटर नहीं बनेगा। तो यहां में बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल उस ट्रायंगल का एंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है भी बच्चों, तो कैसे इसको आप सोचेंगे। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। हम एक्चुअली में एंगल निकालने का कोशिश करेंगे। हम जो ट्रायंगल है उसका एंगल निकालने का कोशिश करेंगे और उससे सोचेंगे भी कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिएगा अभी ये पॉइंट आप ले लीजिए, ये x1 कोमा y1, ये ले लो x2 कोमा y2, ये ले लो x3 कोमा y3। इस क्वेश्चन से एक बात और आप सीख जाएंगे कि यदि किसी ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस गिवन है तो उस ट्रायंगल के एंगल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वर्टिसेस हमने ले लिए अभी, और ये रेशनल पॉइंट्स हैं, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब रेशनल नंबर्स हैं। अब बच्चों यदि मान लो ये वाला एंगल फाइंड करना है, कोई भी एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल मान लीजिए फाइंड करना है, इसका नाम थीटा रख देते हैं। तो ये एंगल है क्या, ये AB और BC के बीच का एंगल है। दो लाइंस AB और BC के बीच का एंगल है, और दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, अरे वही फॉर्मूला tan थीटा वाला। तो उसके लिए तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर वो फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम भैया स्लोप ऑफ AB, ऐसे भी लिखना सीख लो भैया, स्लोप ऑफ AB, M4 स्लोप और नीचे AB लिखा है मतलब AB का स्लोप, तो ये स्लोप ऑफ AB। और स्लोप ऑफ AB क्या होगा रे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब भाई y2 और y1 रेशनल नंबर हैं और दो रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा, x2 माइनस x1 भी रेशनल आएगा, और रेशनल अपॉन रेशनल भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो मतलब स्लोप ऑफ AB रेशनल है। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC ये होगा जी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सिमिलरली ये भी होगा रेशनल। तो दोनों स्लोप आ गए हैं बच्चों रेशनल। आप बच्चों tan थीटा फाइंड करेंगे तो tan थीटा क्या होगा रे, स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ BC। अब यहां देखो स्लोप ऑफ AB रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। अब रेशनल नंबर्स को माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रेशनल ही आता है। तो ये जो वैल्यू है ये कैसा हो गया, रेशनल। इसका मतलब कि tan थीटा का वैल्यू कैसा आएगा, रेशनल आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहां से सीख ली है, याद रखना इसे। क्या याद रखना है कि यदि ट्राइंगल के वर्टिसेस रेशनल पॉइंट्स हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे उनका जो टेंजेंट होगा tan थीटा। अब ये tan थीटा में tan AB, tan B और tan C सब आगे हैं। तो जो tan थीटा होगा मतलब कि tan A का वैल्यू होगा या tan B का होगा या tan C का होगा, सभी के सब वैल्यू कैसे आएंगे, रेशनल आएंगे। तो यदि वर्टिसेस रेशनल पॉइंट्स हैं तो tan थीटा रेशनल आएगा। बस अब आप ये देख लो इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। जो इर्रेशनल होगा वो नहीं हो सकता, जो रेशनल होगा वो हो सकता है। तो पहले ये देखो tan 30 निकालो। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1/√3 कैसा है, इर्रेशनल है। 1/√3 इर्रेशनल है, इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि यदि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस रेशनल पॉइंट्स हैं तो उस ट्रायंगल का कोई भी एंगल, उस ट्रायंगल का कोई भी एंगल 30 डिग्री नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप ये वाला देख लो, tan 60 का वैल्यू √3 आएगा, वो भी इर्रेशनल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ना 30 हो सकता ना 60 हो सकता। 90 हो सकता है क्या, हाँ 90 हो सकता है। 90 कैसे हो सकता है, tan 90 का वैल्यू कितना आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट
-1 आ जाएगा। तो मान लो एक का 1 आ गया, एक का -1 आ गया, तो 1 और -1 दोनों रेशनल हैं, तो उनका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, उससे tan थीटा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो सकता है। 45 तो बहुत आराम से हो सकता है। बात क्लियर हुई? तो क्या याद कर लिया आपने रे? यदि ट्राइंगल के वर्टिसेस रेशनल पॉइंट्स हैं तो जो tan थीटा आएगा, tan थीटा आएगा हमेशा रेशनल ही आएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक हमने यहां से सीख लिया है। अब तक का मेनली स्ट्रेट लाइन को चला नहीं था पार्ट। अब इससे आगे जो हम सीखने वाले हैं वो बिल्कुल मेन चीज़ है, मतलब जो मेन दुनिया है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं। उसमें हम इक्वेशन सीखने वाले हैं। भाई हमने क्या बताया था, डेस्कार्ट ने क्या सिखाया दुनिया को? उसने सिखाया कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब हम आगे वही चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे हमारा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, तो हम लाइन का इक्वेशन लिखना सीखने वाले हैं बच्चों। अब आओ बच्चों तो हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले ये जान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है बच्चों। ये जो लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि चैप्टर हम लाइन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ कर्व है, किसी भी कर्व के इक्वेशन से मतलब क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन ऑफ लाइन इज द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जी। मतलब जो आपको इक्वेशन लिखनी है, किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी है, वो किस में लिखनी है? एक्स और वाई के टर्म्स में लिखनी है। एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है, क्या मतलब हो सकता है? उस इक्वेशन में या तो सिर्फ x होगा, या तो सिर्फ y होगा, या तो x और y दोनों होंगे। कांस्टेंट तो हो ही सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं आएगा। मतलब इक्वेशन हमेशा किसके टर्म्स में आएगी? x और y के टर्म्स में आएगी। डेस्कार्टेज ने कहा है भैया इक्वेशन जो भी लिखनी है आपको x और y के टर्म्स में लिखनी है। ये कार्टेशियन सिस्टम की बात चल रही है, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं तो उनकी अलग बात है। कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन हमेशा किस में लिखनी है? एक्स और वाई में लिखनी है। ऐसा नहीं आप एस और टी में लिख दें, आप ए और बी में लिख दें, उनको नहीं माना जाएगा। इक्वेशन किस में लिखी जाएगी? सिर्फ एक्स और वाई में ही। तो इज द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब एक्स और वाई में आप एक रिलेशन लिखेंगे, अब उस रिलेशन को उस लाइन का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। एंड इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन। और यदि कोई पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं करता है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? एक्स और वाई में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, और उस पर लाइन ना करने वाला एक भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। और वास्तव में जैसे हम बताया, ये खाली इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, ये इक्वेशन ऑफ एनी कर्व है। किसी भी कर्व के इक्वेशन का यही मतलब होता है। यदि कोई आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, तो वो भी बिल्कुल सेम है। आप लाइन की जगह सर्कल लिख दो। एक्स और वाई में ऐसा एक रिलेशन जिसको सर्कल पे लाई करने वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करें, और सर्कल पे ना लाई करने वाला कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई ना करे, तो उसको कहेंगे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो किसी भी कर्व के इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये आपने भाई समझ लिया है। अब धीरे धीरे आप समझते हैं कैसे कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो हम धीरे धीरे कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। भाई यदि कोई आपसे कहता है कि भाई आप बताइए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो अब आप जानो एक्स एक्सिस के बारे में आप जानते क्या है। सबसे पहले जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। भाई देखो ये एक्स एक्सिस हमारा होता है, ये एक्स एक्सिस होते हैं ना। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे होते हैं? बच्चा कह रहा है सर 0,0 होता है, 1,0 होता है, 2,0 होता है। इधर आप देखो तो -1,0 होता है। और यदि वैसे आपको पता भी है एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। तो एक्चुअली में जो कंडीशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 0। अब ये सारे पॉइंट्स सभी पॉइंट्स में जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं y का वैल्यू 0 है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें y का वैल्यू 0 ही आएगा। और यदि हम कोई भी दुनिया का ऐसा पॉइंट लें जो एक्स एक्सिस पे लाई ना करता हो,
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो y इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। याद भी कर लेना आप सारी इक्वेशन भाई। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, अब तो आप होशियार भी होगे। जैसे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, ऐसे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन जो हमने लिखी हैं, जैसे पहले वाले इक्वेशन में सिर्फ y आया, उसमें x नहीं आया, दूसरी इक्वेशन में x आया y नहीं आया। तो वही आपको बता रहे थे, इक्वेशन में x और y में से कोई एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं भाई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेसिक चीजों में ही। यदि आपको लिखना है बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सेस। तो देखिएगा एक बार, जैसे देखो ये भैया x एक्सिस है, यहां मान लो y एक्सिस है। अब ये आपने एक लाइन बनाई जो है पैरेलल टू x एक्सिस, और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए, ये वाला डिस्टेंस आपका a है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0, a। यदि यहाँ हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो x का वैल्यू यहाँ 2 है, तो y का वैल्यू तो कितना रहेगा, a रहेगा। भाई इस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट लेंगे, उसका x एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालेंगे वो तो a ही आएगा ना। तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा कितना आएगा, a आएगा। तो इस लाइन पे y का वैल्यू हमेशा कितना हो रहा है, a हो रहा है। तो इसलिए लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू a। तो यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो अपना x एक्सिस से कितना दूर है। यदि वो ऊपर होगा तो a का वैल्यू पॉजिटिव, नीचे होगा तो a का वैल्यू नेगेटिव होगा बच्चों। सिमिलरली, अब तो आप होशियार हो गए, समझ गए हैं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन भी ऐसे आप बनाएंगे तो वहां x का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू b। क्लियर बात हुई भाई। यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। और x एक्सिस और y एक्सिस के लिए ये a और b 0 हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 आ जाएगी उनकी बच्चों इक्वेशन। बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं भाई, जो इक्वेशन है वो जिस एक्सिस के पैरेलल होती है, मतलब जो लाइन है वो जिस एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन में वो नहीं आता। जैसे ना यार ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें x नहीं है, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें y नहीं है। तो जिस एक्सिस के पैरेलल होगी वो उसमें नहीं आएगा, या कहो उसका कोफिशिएंट उसमें 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हमने सीख लिए। अब इनसे देखो क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे आपसे, बताओ। क्वेश्चन हम ये पूछेंगे भाई उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर है और उसके पैरेलल है। आप बताओगे सर y इक्वल्स टू 1। ऐसे तो आप समझ गए अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जनरल लाइन की बात करते हैं। ये तो पर्टिकुलर लाइन थी ना जो एक्सिस के पैरेलल थी, अब कैसी बात चलेगी, जनरल लाइन की बात चलने वाली है भाई। आओ बच्चों अब सीखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। और जैसा हम आपको बता चुके हैं भाई, कहीं लाइन लिखते हैं तो उसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इस बात का क्या मतलब है जी। देखो डिफरेंट फॉर्म्स का क्या मतलब है बच्चों, एक लाइन को फिक्स करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। लाइन को फिक्स करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। जैसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनसे एक ही लाइन बनती है, या आप कुछ और भी चीजें दे सकते हैं जिससे लाइन फिक्स हो जाए। तो किसी लाइन को फिक्स करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। अब वो दो चीजें आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की इक्वेशन बनेगी भी। वैसे तो हम किसी एक इक्वेशन को याद करके भी काम चला सकते हैं, मतलब कोई जो दो आपको चीजें गिवन हैं उनको आप कन्वर्ट करके बाकी चीजें फाइंड कर लें, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अच्छी क्या है, जो चीजें आपको गिवन है उन्हीं के टर्म्स में आप इक्वेशन लिखना सीख लें, तो उससे कैलकुलेशन हमेशा बिल्कुल आसान रहेगी।
तो अलग अलग जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से अलग अलग इक्वेशन आपको भी याद करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म का नाम है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें बच्चों आपको स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा। दो चीजें हमेशा गिवन होंगी आपको, तभी लाइन का इक्वेशन आप निकाल पाएंगे। भाई स्लोप को तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, स्लोप को सब जानते हैं क्या होता है। इंटरसेप्ट भी जानते हो क्या होता है। इंटरसेप्ट को थोड़ा सा समझ लो। यहां देखो, जैसे भी ये आपके एक्सेस हैं और ये हमने बनाई ऐसे लाइन, ये अपना ओरिजिन है। ये पॉइंट आप लिखिए ए है, ये पॉइंट लिख लीजिए आप बी है बच्चों। तो भाई इसमें ये जो ओ ए होता है, ओ ए जो होता है इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ओ ए को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और ओ बी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। मतलब कोई भी आप लाइन बनाते हैं जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन से वो वाला जो डिस्टेंस होगा साइन के साथ, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अब यदि लाइन ने एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में इंटरसेक्ट किया, मतलब ओरिजिन के राइट में किया, जैसा यहां डायग्राम में बना हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और यदि इस साइड किया तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए भी, यदि वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर इंटरसेक्ट किया तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे इंटरसेक्ट किया तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा बच्चों। तो उम्मीद है बात क्लियर होगी। इंटरसेप्ट आप समझ गए हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं बच्चों। तो इसमें मेनली जो फॉर्मूला हम सीखते हैं, वैसे दो फॉर्मूले बना सकते हैं इसमें, एक एक्स इंटरसेप्ट के लिए और एक वाई इंटरसेप्ट के लिए, लेकिन आपको जो याद रखने सिर्फ एक्स वाला ही याद रखना है बच्चों। तो इसमें आपको स्लोप गिवन होगा और एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा, ऐसे याद रखें, एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा। ये डायग्राम तो छोड़ो, दूसरा बनाते हैं सुंदर डायग्राम। यही अपने बच्चों हमने एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये बनाया बच्चों ये अपना ओरिजिन। हाँ जी, जैसे हमने बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसमें दो केस बनेंगे, या स्लोप तो गिवन होगा ही होगा, या तो एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा या तो वाई इंटरसेप्ट दिया होगा। अब देखो बच्चों, आपको स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है मतलब कि ये वाला एंगल तो पता ही होगा ना रे, स्लोप गिवन है तो एंगल थीटा पता ही होगा। अरे भाई स्लोप टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा पता है, थीटा निकाल लेंगे आप। तो यदि आपको ये वाला एंगल पता है और ये वाई इंटरसेप्ट है, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट है, इनमें से कोई एक पता है तो दूसरा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यदि मान लो इसमें ये आपको गिवन है तो ये निकाल दोगे ना बहुत आराम से, या ये वाला गिवन है तो ये आप आराम से निकाल दोगे। इसलिए हमें दो फॉर्मूले नहीं याद करेंगे, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले दो बन सकते हैं। एक फॉर्मूला वो बनेगा जब आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, एक कब बनेगा जब आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। ठीक है भी, और अच्छा कौन सा अच्छा बनता है जब वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन होता है। आइए देखिएगा, तो इक्वेशन कैसे निकालना है, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। इक्वेशन कैसे आपको निकालना है, तो किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना हो तो उस कर्व पे एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेते हैं एक्स कोमा वाई। अरे भाई इक्वेशन निकालने का मतलब यही तो है, उस कर्व पे किसी वेरिएबल पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है। तो उस कर्व पे एक पॉइंट लेट कर लेंगे एक्स कोमा वाई। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कंडीशन यूज करेंगे और एक्स और वाई में रिलेशन ला देंगे। यहां एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जितने भी डेरिवेशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं मैक्सिमम ऐसा ही डायग्राम बनता है जी। तो भाई इसमें देखो ये वाला डिस्टेंस तो कितना होगा, ये होगा x। अरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना एक्स कोमा वाई, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो x यूनिट चला होगा। अब ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा, भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो यहां से लेके एक्स एक्सिस तक y होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक c है, तो ऊपर वाला कितना बचा y माइनस सी बच्चों। ये वाला एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है भी। तो इस छोटे से ट्राइंगल में टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा,
टेन थीटा इक्वल्स टू होगा बच्चों y माइनस सी अपॉन एक्स, y माइनस सी अपॉन एक्स। और टेन थीटा को क्या कहते हैं भाई, m। टेन थीटा तो स्लोप होता है ना, तो m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन एक्स। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mx प्लस सी। ये देखो इक्वेशन हो सकता है आपने कभी सुना भी हो, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें m है बच्चों स्लोप और c है y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। उम्मीद है डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी डेराइव कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है 0,c। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,c। अब ये एक पॉइंट है 0,c, एक पॉइंट है x, y। तो इससे आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं भाई। ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से स्लोप निकाल लो तो स्लोप कितना आएगा, y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये सेम टू सेम बन गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, mx प्लस सी बच्चों आ गया है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन है जो आपको भाई याद रखना है। इसमें c क्या है, c को लिख लो, c है बच्चों y इंटरसेप्ट, c है y इंटरसेप्ट। अब बच्चों यदि ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाए, यदि ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो क्या होगा भाई, ओरिजिन से पास करगी तो c का वैल्यू तो कितना हो गया, 0 हो गया, y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, इफ लाइन passes through the origin। तो बच्चों y इंटरसेप्ट 0 होगा तो यहां c को 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mx। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो ये आपको आता है तो ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा। तो ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइन होती है बच्चों y इक्वल्स टू mx होती है। ओरिजिन से पास करने वाली लाइन y इक्वल्स टू mx होती है बच्चों। तो पहला फॉर्म हमने बच्चों सीख लिया है। अब इसका हम एक दूसरा भी फॉर्मूला बता रहे हैं, जब इसमें आपको ना x इंटरसेप्ट गिवन होता है, याद यही रखना है, वो नहीं रखना है, फिर भी हम बता तो देते हैं आएगा कैसे। अब हम दूसरा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपको x इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो x इंटरसेप्ट यदि बच्चों गिवन होगा, डायग्राम बनाइए एक बार आप, तो ऐसे ही लाइन बनेगा। इस बार आपको ये वाला इंटरसेप्ट गिवन होगा, ये वाला मान लीजिए आपको d गिवन है, मान लो d गिवन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए d,0 और ऐसी कोई एक पॉइंट मान लिया आपने x, y। ठीक है भाई। अब इस डायग्राम जैसा बना है, इसमें d का वैल्यू एक्चुअली में नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें स्लोप निकालो, क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, यहां से स्लोप निकालोगे तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस डी। तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस डी। ये बच्चों आ गया अपना इक्वेशन। क्लियर बात है भी। सो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। इसमें d क्या है, x इंटरसेप्ट है, इसमें d है x इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस। अब आओ बच्चों इससे एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कोई बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन तो इससे बनते नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। बस सिंपली क्या होगा, ये आपको चीजें गिवन होंगी, स्लोप और इंटरसेप्ट, और आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा भाई बच्चों। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cuts off an intercept -5 on y axis। जो इंटरसेप्ट होता है बच्चों वो साइन के साथ होता है, जैसे हमने आपको बताया। तो जैसे इंटरसेप्ट -5 है y एक्सिस पे, इसका मतलब जो लाइन होगी y एक्सिस के यहाँ नीचे इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं 5 यूनिट्स नीचे इंटरसेक्ट कर रही होगी। एंड हैज स्लोप 1/2। स्लोप 1/2 है
और y इंटरसेप्ट -5 है। तो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा आप। इसमें c का वैल्यू -5 और m का वैल्यू 1/2 और इक्वेशन क्या हुआ करता है अभी, इक्वेशन होता है y = mx + c। अब कुछ भी नहीं करना रहे इसमें, तो सीधे सीधे c का और m का वैल्यू पुट कर देना है। तो y = 1/2x - 5, ये आ गया बच्चों अपना लाइन का इक्वेशन। ज़्यादा करना चाहे तो एलसीएम ले लो, तो ऐसा कुछ बना सकते हो इसको। 2y = x - 10, 2y = x - 10, ये बच्चों आ गया अपना लाइन का इक्वेशन। आइए एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। देखो जी कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको कहा है जी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, स्लोप। भैया स्लोप होता है tan थीटा और यहाँ थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो स्लोप आ गया 1/√3। अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू। अब जो लाइन है वो y एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि डायग्राम से देखें ना, डायग्राम से इसको देखें तो ये है कहानी। अबव द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसके ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को और ये 2 यूनिट्स ऊपर कर रहा है। तो इसका मतलब c का वैल्यू 2 होगा। जैसे आपको सिखाया ना भी, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो c का वैल्यू पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट करेगा तो c का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो भाई m आ गया 1/√3 और c आ गया 2। इक्वेशन होता है y = mx + c, इसमें m का वैल्यू पुट कर दो और भैया c का वैल्यू पुट कर दो। और ज़्यादा होशियारी दिखानी हो तो एलसीएम ले लो। ये देखो जी, ये आ गया अपना इक्वेशन। तो उम्मीद है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको स्लोप निकालना आना चाहिए और इंटरसेप्ट तो निकालने में कुछ खास बात होगी नहीं, वो तो उसे बताना ही पड़ेगा कहाँ कैसे इंटरसेक्ट बच्चों कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पहले वाली बात समझ में आ गई, मतलब पहला जो फॉर्म था वो बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट फॉर्म की तरफ हम बच्चों बढ़ने वाले हैं। बच्चों जो नेक्स्ट फॉर्म का नाम है उसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। नंबर 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे भी हमने आपको बताया, लाइन को फिक्स करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। जैसे पिछले वाले फॉर्म में आपको स्लोप गिवन था और उसके साथ इंटरसेप्ट गिवन था, मेनली हमने y इंटरसेप्ट को कंसीडर किया था। इस फॉर्म में आपको स्लोप गिवन है और उसके साथ एक पॉइंट गिवन है, मतलब लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, उससे आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा। देखिए डायग्राम बना के एक बार देखते हैं क्या है कहानी। ये बनाया हमने जी x एक्सिस और y एक्सिस, ऐसे कोई बना दिया बच्चों लाइन। तो इस लाइन का आपको एक तो स्लोप गिवन है और दूसरा इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है। गिवन पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1 और भाई जिस भी कर्व का इक्वेशन निकालना हो उस पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं हम x, y बच्चों। अब बच्चों 2 पॉइंट लाइन पे हो गए हैं x1, y1 और x, y। अब पूरे कोऑर्डिनेट में याद रखना कहीं x1, y1 है उसका मतलब होता है गिवन पॉइंट, वो आपको पता है।
एक्स कोमा वाई का मतलब होता है वो अननोन पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। और बच्चों ये जो एक्स कोमा वाई है ना, ये आप इस पर कहीं भी मान सकते हो, यहाँ मानना यहाँ मान लो, यहाँ मानना यहाँ मान लो, यहाँ मानना यहाँ मान लो, ठीक है ना भाई। वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या है, वो वेरी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, कहीं भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई 2 पॉइंट आगे हैं, तो इसको ड्राइव करने के वही 2 तरीके हैं। या तो ऐसे कह लो भाई इसका स्लोप आपको पता है, तो ये एंगल पता होगा थीटा, और यहाँ जाके वही आपका जाना पहचाना ट्रायंगल आप फॉर्म कर लो, जो बहुत सारे डेरिवेशन में हम बना चुके हैं अब तक। ये वाला एंगल भी होगा थीटा, इसमें ये वाला जो लेंथ बनेगा ये x माइनस x1 होगा, और ये वाला y माइनस y1 होगा। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 आ जाएगा। या इसके बदले आप सीधे ऐसे ही कह दो भाई जो स्लोप होगा भैया, स्लोप 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है तो स्लोप होएगा क्या, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, सिंपल यही स्लोप होगा। तो यहां से y माइनस y1 इक्वल टू आ गया m इंटू एक्स माइनस x1। ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। 90% क्वेश्चन तो इसी से निपट जाते हैं भाई, और जो बाकी बचे आपके 10% उनमें बाकी थोड़ा बहुत बाकी फॉर्म यूज हो जाते हैं भाई। तो बेसिक आप याद रखना कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए बेसिकली 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उनमें 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे आराम से आपको मिलती हैं क्वेश्चन में, वो है स्लोप और पॉइंट। एक पॉइंट आपको गिवन हो और एक स्लोप आपको गिवन हो। इसमें देखो यदि आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म आता है तो जो इससे पहले वाला फॉर्म आपने पढ़ा था वो भी आपको आ गया। अरे उसमें भी तो ये आपको गिवन होता था ना वाई इंटरसेप्ट, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट आप निकाल लोगे, तो फिर से ना 2 पॉइंट, एक पॉइंट आ गया आपके पास और स्लोप आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसको तो रट्टे मार देना, बिल्कुल भूलना मत कभी भी। और ये जो स्ट्रेट लाइन चल रहा है ये मत समझना खाली मैथ्स में काम आता है, ये तो भैया फिजिक्स में बहुत काम आता है। हो सकता है आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो काम आना शुरू भी हो गया हो। आइए तीसरा फॉर्म और सीखते हैं। तीसरे फॉर्म का नाम है बच्चों 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा बच्चों, उसमें आपको लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट्स से लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा। यह भी बहुत ही आसान है भी। ऐसे देखो, ऐसे अपना लाइन है तो एक पॉइंट है x1 कोमा y1 और एक पॉइंट आपको और गिवन होगा x2 कोमा y2, तो 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे। अब या तो आप ऐसे ही कर लो, स्लोप निकाल लो, बेसिक ऐसे ही करना है। पहले 2 पॉइंट गिवन है तो उससे क्या निकाल लो आप, स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकाल लो बच्चों, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप आ गया बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब देखिएगा आपको स्लोप मिल चुका है, इस लाइन का आपको स्लोप मिल चुका है और इस लाइन पे एक पॉइंट भी पता है, तो स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया। तो अब तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज कर दो ना इसमें, वही वाला फॉर्मूला। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह ये वाला वैल्यू रख दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बन गया जी अपना फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है, इसकी तो कहानी क्या है, 2 पॉइंट से आपने स्लोप निकाल लिया और उसके बाद आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर दिया है बच्चों। तो कहानी आपको समझ में आ गई। जब सवाल करते हैं, नॉर्मली जब सवाल भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, हम ये फॉर्मूला याद करते ही नहीं है। आपकी मर्जी करना चाहो तो कर लो, इस फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आप तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और भाई जैसे ही आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उन 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेंगे। दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लिया, अब स्लोप निकालने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर देंगे। अब एक बच्चा कहता है सर इसमें आपने ना ये जो इधर फॉर्मूला बनाया, इसमें जो पॉइंट आपने लिया वो x1 y1 लिया, पॉइंट x1 y1 लिया ना, जो यहाँ इसमें पॉइंट लेते थे तो x1 y1 लिया, लेकिन लाइन पे तो 2 पॉइंट गिवन है। यदि मेरा मन करे तो क्या मैं x2 y2 भी ले सकता हूँ क्या,
बिल्कुल ले सकता है भाई, ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, इक्वेशन दोनों से सेम आएगा। मतलब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई टू इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है बच्चों, दोनों से इक्वेशन भी बिल्कुल सेम ही आएगा। और वैसे भी यदि इसको आप सिंप्लीफाई करो ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इसको करो और इसको करो, तो दोनों को सॉल्व करके सेम ही बच्चों आने वाला है। तो ये बच्चों आज हमने मेनली 3 फॉर्म सीख लिए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट्स फॉर्म। अब इन फॉर्म के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, खूब सारे क्वेश्चन बच्चों करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा आप समझिए इक्वेशन निकालने के ही सवाल करेंगे और यही जो फॉर्म अब तक पढ़ी है इन्हीं के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लेना, आप इक्वेशन सारे याद कर लेना। तो कोई इक्वेशन याद कर होती है ना आपको, तो फिर क्वेश्चन समझ में बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे।